अंतरिक्ष यात्री रिया होश में आती है जब उसका अंतरिक्ष स्टेशन ऐश ग्रह पर उतर चुका होता है। उसे याद नहीं कि वह कौन है या वहां कैसे पहुंची। उसके माथे पर एक रहस्यमय कट लगा है। उसके दिमाग में डरावनी झलकियां उभरती हैं और अनदेखी आवाजें उसे हर उस चीज के लिए दोषी ठहराती हैं जो घटित हुई। जहाज का एआई असामान्य गतिविधि की चेतावनी देता है और वह बैकअप पावर चालू करने और सिस्टम की खराबी ठीक करने के लिए उठती है। रिया जहाज के भीतर आगे बढ़ती है और गलियारों की दीवारों व फर्श पर लगे खून के धब्बों को देखकर हैरान होती है। जल्द ही उसे एक अंतरिक्ष यात्री की लाश मिलती है। वह उसके शरीर से एक चाकू निकालती है और आगे बढ़ती है और अंततः समझ जाती है कि उसके सभी साथी मर चुके हैं। किसी कारण से एयरलॉक खुला है और वह बाहर एक पथरीली दुनिया में कदम रखती है जहां ऊपर से राख के कण गिर रहे हैं। आकाश में एक विशाल प्रकाश सुरंग फैलती हुई दिखाई देती है। उसी क्षण उसे अचानक एक नाम याद आता है, ब्रायन। सांस लेना मुश्किल हो जाता है और वह वापस जहाज में लौट आती है जहां सिस्टम बताता है कि अंदर ऑक्सीजन का स्तर खतरनाक रूप से कम है। अर्ध बेहोशी की हालत में उसे विकृत चेहरे दिखाई देते हैं। अचानक वह खुद को एक साफ सुथरे मेस हॉल में पाती है। केविन समृद्धि का नया नारा लगाता है और डेविस सुझाव देता है कि वे अपने दोस्त ब्रायन के सम्मान में डिब्बाबंद बीन्स की 5 सर्विंग खाएं। क्रू यह तय करता है कि इस बार रिया ही नए खोजे गए ग्रह पर सबसे पहले कदम रखेगी और इस बात का जश्न मनाता है कि ग्रह लगभग सांस लेने लायक है। वास्तविकता में रिया मेडिकल बे में पहुंचती है और अपनी गर्दन के घाव पर पट्टी करती है। फिर वह नहाने जाती है, यह समझने की कोशिश करते हुए कि वह वास्तव में कौन है। बाद में उसे जहाज का लॉग मिलता है जिसमें केबिनों की हवा की गुणवत्ता और दबाव से जुड़े अवलोकन दर्ज है। चलती हुई रिकॉर्डिंग में वह खुद को पौधों की देखभाल करते हुए देखती है। तभी सिस्टम घोषणा करता है कि जोन 1 में गतिविधि का पता चला है। चाकू लेकर रिया उस दिशा में जाती है। जब एक स्पेस सूट पहना हुआ व्यक्ति एयरलॉक से अंदर आता है तो वह उस पर हमला कर देती है। अप्रत्याशित रूप से वह व्यक्ति उसका नाम लेकर उसे रुकने की गुहार लगाता है। जब उसे समझ आता है कि रिया उसे नहीं पहचान रही तो वह अपना नाम ब्रायन बताता है और समझाता है कि वह उसकी आपातकालीन कॉल मिलने के बाद कक्षा से नीचे आया है। रिया ने कहा था कि क्लार्क पागल हो गई थी और उसने क्रू पर हमला कर दिया था। रिया बताती है कि उसे केवल टूटे फूटे टुकड़े याद है, तस्वीरें, एहसास और एक महिला द्वारा किया गया हमला। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है और न ही यह कि वह कौन है या कहाँ है। ब्रायन उसे इंतजार करने को कहता है और चला जाता है जबकि रिया मृतकों को ढक देती है। बाद में वह एक मेडिकल बॉट लाता है और बताता है कि उनका मिशन और जहाज दोनों का नाम 7F है। ब्रायन को एहसास होता है कि रिया को कुछ भी याद नहीं, यहाँ तक कि पृथ्वी भी नहीं। रिया जांच मेज पर लेट जाती है और मेडिकल बॉट उसके शरीर को स्कैन करने लगता है। इस बीच ब्रायन बताता है कि इससे पहले की 6 मिशन असफल हो चुकी थी और मानवता की आखिरी उम्मीद 7वें पर टिकी है। आधा दर्जन जहाज आकाशगंगा में बिखरे हुए हैं, पृथ्वी जैसे ग्रह की तलाश में, और अब शायद वे इस खोजे गए ग्रह को अपना नया घर कह सकेंगे। उसी समय मेडिकल बॉट के औजार रिया के माथे के घाव में चुभते हैं और ब्रायन उसे शांत करने की कोशिश करता है। वह बताता है कि वह कक्षा में इसलिए रुका था क्योंकि किसी भी घटना की स्थिति में ऊपर से बेस की निगरानी करना उसका कर्तव्य था। अचानक रिया को आकाश में एक टूटता तारा देखने की याद आती है और ब्रायन पुष्टि करता है कि वह उनकी मुख्य जहाज था जो कक्षा में तैनात है। इस दौरान मेडिकल बॉट रिया के सिर के घाव को सील देता है और ब्रायन उसके तापमान के बारे में पूछता है। रिया मानती है कि उसने मेडिकल किट से एक पैच लगाया था जिसका उस पर अजीब असर होता है। ब्रायन याद करता है कि इस ग्रह की ओर आते समय लोग अक्सर चर्चा करते थे कि वे इस कार्यक्रम में क्यों शामिल हुए। रिया जोर देकर कहती थी कि यह बलिदान के बारे में नहीं बल्कि जवाब खोजने के बारे में है। जैसे पृथ्वी पर जो था वह उसके लिए पर्याप्त नहीं था। भले ही उसे याद न हो कि वह कौन है, दिल से वह अब भी वही इंसान है। वह उसे आराम करने की सलाह देता है, लेकिन रिया के मन से यह विचार नहीं जाता कि शायद क्लार्क अब भी बाहर हो। अगर ऐसा है तो उसकी ऑक्सीजन खत्म होती जा रही होगी। क्लार्क ने कहीं शरण ली होगी, खासकर क्योंकि यहाँ रेत के तूफान बेहद भयंकर हैं। रिया स्पेस सूट पहनकर अपने साथी की तलाश में बाहर जाती है। उसे याद आता है कि उसने एक ड्रोन देखा था जिसे वह सब कुछ गलत होने से पहले उड़ाने वाली थी। खोज के दौरान रिया अनुमान लगाती है कि क्लार्क किसी ऐसी चीज से संक्रमित हो गई होगी जिसने उसे पागल कर दिया और उसी ने नरसंहार कराया। रिया अंतरिक्ष यात्रियों की काली बॉडी बैग्स को बाहर घसीटती है
जबकि ब्रायन उससे अतीत को छोड़ देने को कहता है। स्टेशन रिजर्व पर चल रहा है, केवल बुनियादी सिस्टम काम कर रहे हैं और ऑक्सीजन भी घट रही है। उन्हें इस ग्रह को जल्द से जल्द छोड़ना होगा। बाकी सब, यहाँ क्या हुआ सब बाद में, पहले उन्हें कक्षा में लौटना है। जो आसान नहीं है, क्योंकि सैटेलाइट की कक्षा में बदलाव का सटीक मेल होना जरूरी है। ब्रायन उसकी हालत को लेकर चिंतित है और रिया खुद भी बेहद थकी हुई महसूस करती है। वह थोड़ी देर आराम करने का फैसला करती है। अचानक केविन के मृत चेहरे को देखते हुए उसे एक खून से सना राक्षस दिखाई देता है। वह भ्रम में जाता है और वह इसे थकावट का असर मानकर वापस जहाज में लौट आती है। लेकिन लगभग हर वस्तु जिसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है उसे नरसंहार की याद दिलाती है। रिया अपनी गर्दन पर एक और साइकेडेलिक मेडिकल पैच लगाती है। बाद में एक रेत का तूफान स्टेशन को घेर लेता है और उसे देखते हुए रिया स्वीकार करती है कि उसे अब टुकड़ों में याद आने लगा है। तभी एआई रिपोर्ट करता है कि कहीं से रिसाव हो रहा है। स्पेस सूट पहनकर वे दोनों नुकसान का पता लगाने निकलते हैं, बेहद कम हवा की चेतावनियों को ध्यान में रखते हुए। आपात स्तर पर पहुंचकर उन्हें एहसास होता है कि वहां कोई रहा होगा। रिया एक अजीब आवाज सुनती है, उसका पीछा करती है और आखिरकार रिसाव ढूंढ लेती है। जैसे ही वह उसे वेल्ट करती है, क्लार्क का विकृत चेहरा उसके सामने प्रकट होता है। उस दृश्य से जूझते हुए वह मरम्मत पूरी करती है और अंदर लौट आती है। ब्रायन प्रस्ताव रखता है कि शायद क्लार्क किसी ऐसे रोगाणु के संपर्क में आ गई थी जिसने उसे मानसिक रूप से तोड़ दिया, कुछ हद तक रेबीज जैसा। लेकिन रिया को लगता है कि कुछ मेल नहीं खा रहा और वे किसी बड़ी सच्चाई को नजरअंदाज कर रहे हैं। वह सच्चाई तक पहुंचना और क्लार्क को ढूंढना चाहती है, मगर ब्रायन उसे याद दिलाता है कि वे पहले ही 30% न माले। ऑक्सीजन खो चुके हैं। अगला लॉन्च विंडो 5 घंटे में है। अंतरिक्ष यात्रियों के बीच एक तीखी बहस छिड़ जाती है, क्योंकि अगर वे समय पर लॉन्च नहीं कर पाए तो दम घुटने से उनकी मौत हो जाएगी और सब कुछ व्यर्थ चला जाएगा। ब्रायन उसे याद दिलाता है कि उन्हें अब भी उसके मॉड्यूल तक पहुंचना है, जो 25 मिनट की दूरी पर है। वह स्वीकार करता है कि उसे नहीं पता क्लार्क के साथ वास्तव में क्या गड़बड़ है और उसे नहीं लगता कि उसके लिए अपनी जान जोखिम में डालना सही है। लेकिन वह वादा करता है कि वे सच्चाई तक पहुंचेंगे। रिया अपने क्वार्टर में लौटती है, अपने मारे गए साथियों की फुटेज देखती है और केविन को याद करती है, जिसके वह करीब भी। आंखें बंद करते ही वह खुद को खुले आसमान के नीचे पाती है। एक ड्रोन उसके चेहरे के ऊपर मंडराता है और फिर ऊपर उड़ जाता है। चारों ओर देखने पर उसे एहसास होता है कि वह एक हरे भरे मैदान में खड़ी है। उसने एक भव्य पोशाक और अजीब आभूषण पहन रखे हैं। सूरज की रोशनी ताड़ के पत्तों से छनकर आ रही है और पास ही केविन खड़ा है। उनके बीच एक तरह की नली पड़ी है। उसमें झांकते ही रिया को एक घूमती हुई सुरंग दिखाई देती है जो उसे अपनी ओर खींचती लगती है। लेकिन तभी केविन स्वीकार करता है कि वह दर्द में है। रिया उसे जहाज पर देखती है और चौंक कर जाग जाती है। रिया क्रू की ग्रह अन्वेषण की रिकॉर्डिंग खोज कर चलाती है। क्रू कहता है कि यह ग्रह भले ही परिपूर्ण न हो, फिर भी उन्हें पृथ्वी की बहुत याद नहीं आती, क्योंकि यह जगह अविश्वसनीय रूप से सुंदर है। हालांकि उन्हें शक है कि वे इस दृश्य के अभ्यस्त जल्दी हो पाएंगे। जल्द ही अंतरिक्ष यात्री उन उत्सर्जनों की खोज करते हैं जिनका जिक्र ब्रायन ने किया था। अचानक उन्हें जमीन में एक विशाल सुरंग मिलती है जो अजीब वस्तुओं से चमक रही होती है। कोई उत्साह में चिल्लाता है, यह समझते हुए कि ये टेराफॉर्मिंग और वातावरण निर्माण की संरचनाएं हैं। उनमें से एक व्यक्ति सुरंग की गहराई मापने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वह नीचे उतरता है एक विस्फोट हो जाता है। चिंगारियां और किसी अज्ञात पदार्थ के भंवर हवा में उछल जाते हैं। सदमे में रिया को एहसास होता है कि उसके दोस्त मर रहे हैं और ब्रायन को पता था कि वे एक मिशन पर थे और गायब हो चुके थे। रिया उससे जवाब मांगती है। वह कबूल करता है कि वह इस पूरे समय उसे देख रहा था जब वह केविन, क्लार्क आदि और डेविस के साथ क्या हुआ यह जोड़ने की कोशिश में भटक रही थी। वह लगभग पागल हो चुकी थी, जबकि उसे पता था कि यह ग्रह जीवन के लिए तैयार किया जा रहा है। वह अपने बचाव में कहता है कि उसका कर्तव्य था उसे नियंत्रण में रखना, क्योंकि वह उसे अच्छी तरह जानता है और भले ही उसकी याददाश्त चली गई हो, वह वास्तव में बदली नहीं है। इसीलिए पहले उन्हें इस ग्रह से निकलना होगा और फिर हर बात को समझने की कोशिश करनी होगी। तभी रिया स्वीकार करती है कि उसने सबको मार डाला और उसे नहीं पता क्यों। इसीलिए उसे लगता है कि वह स्टेशन छोड़ नहीं सकती। वह समझ जाती है कि पैच उसे याद दिलाने में मदद करते हैं कि क्या हुआ था, लेकिन ब्रायन मानता है कि उसे उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं है जो वह बनती जा रही है। उनका मिशन यानी मानव जाति का अस्तित्व सबसे पहले आता है। यहाँ उन्हें ऐसी तकनीक मिलती है जो ग्रहों को रहने योग्य बना सकती है, जो पूरी मानवता का भविष्य बदल सकती है।
उनकी प्राथमिकता मिशन को पूरा करना ही होनी चाहिए। 2 घंटे 39 मिनट में उन्हें लॉन्च करना होगा। रिया अपना सामान पैक करने लगती है, तभी ब्रायन आता है और खुद उसका पैच बदल देता है, यह वादा करते हुए कि जाने का समय होने पर वह लौटेगा। ब्रायन चला जाता है और रिया अब तक की सबसे लंबी स्मृति में डूब जाती है। वह आदि को पागलपन की हालत में उस पर हमला करते हुए देखती है। वह उससे लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह असाधारण रूप से ताकतवर होता है। उसका चेहरा भयावह अमानवीय रूप में मुड़ जाता है। रिया कैंची उठाती है और कई बार उसके शरीर में घोंप देती है। वास्तविकता में वह बिस्तर पर ढह जाती है, पूरी तरह निढाल। लेकिन तुरंत ही उसके दोस्तों के खून से सने विकृत चेहरे उसके सामने आ जाते हैं। वह ब्रायन को पुकारती है कि सब संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन वह जवाब नहीं देता। रिया जहाज में उसे खोजती है और अचानक उसका शव फर्श पर पड़ा हुआ पाती है। जैसे ही वह आगे बढ़ती है, क्लार्क अब भी स्पेस सूट में उस पर हमला कर देती है। रिया पास पड़े ब्लोटॉर्च को उठाकर आग की धार उस पर डाल देती है। क्लार्क का सूट आग पकड़ लेता है, लेकिन वह रिया को धक्का देकर गिरा देती है और स्थानीय अग्नि नियंत्रण प्रणाली चालू कर देती है। आग बुझते ही क्लार्क फिर उस पर बढ़ती है। दोनों महिलाओं में भयंकर संघर्ष होता है। क्लार्क रिया को शॉवर स्टॉल में धकेल देती है और रिया नली उखाड़कर उसे क्लार्क के सूट में घुसा देती है और पानी चालू कर देती है। सूट में पानी भरते ही क्लार्क डूब जाती है। रिया शव को मेडिकल बे में ले जाकर स्कैन करती है, लेकिन बॉट को कोई अतिरिक्त चोट नहीं मिलती। उसी समय एआई घोषणा करता है कि ऑर्बिटल विंडो खुल चुकी है। रिया एक और काला बॉडी बैग बाहर ले जाती है और ऊपर उड़ते मदरशिप को देखती है। वह मॉड्यूल में लौटकर उसे चालू करने की कोशिश करती है, लेकिन सिस्टम फेल हो जाते हैं। वह एक साथ 2 पैच अपनी गर्दन पर चिपका लेती है। तुरंत उसे मेडिकल बॉट की आवाज सुनाई देती है और उसे ब्रायन याद आता है। बॉट उसके शरीर को स्कैन करता है और रिपोर्ट करता है कि उसकी मौत 51 घंटे पहले हो चुकी थी। एक बार फिर रिया पूछती है, यह सब क्या हो रहा है? सिस्टम असामान्य गतिविधि और एक अजीब जीवन रूप की पहचान की सूचना देता है। रिया जहाज की तलाशी शुरू करती है और अचानक एक जीवित ब्रायन को देखती है और समझ जाती है कि संक्रमण किसी मानव शरीर का इस्तेमाल कर रहा है। अप्रत्याशित रूप से वह उसे सब कुछ दिखाने का वादा करता है ताकि वह समझ सके। उसकी यादें उसे उस पल में ले जाती है जब अंतरिक्ष यात्री रहस्यमय पदार्थ को साथ लाते हुए स्टेशन लौटे थे। ब्रायन की आवाज स्टेशन में गूंजती है, जबकि अंतरिक्ष यात्री एक अज्ञात जीवन रूप की खोज करते हैं और अध्ययन के लिए नमूना लेने की तैयारी करते हैं। रिया जहाज पर लौटती है और अपने दोस्तों को यह चर्चा करते सुनती है कि वह रहस्यमय इकाई शुरू से ही उन्हें देख रही थी, सही मौके का इंतजार कर रही थी। आदि सुझाव देता है कि मिशन की रक्षा के लिए उन्हें तुरंत भाग जाना चाहिए, लेकिन रिया उन्हें याद दिलाती है कि उनका मिशन घर से प्रकाश वर्ष दूर जीवन बसाने का था और अब उन्होंने ऐसी चीज देखी है जो मानवता को अनुपयुक्त वातावरणों से जहर खाए बिना ग्रहों को उपनिवेश बनाने में मदद कर सकती है। वह स्पेस सूट पहनती है, दूषित हिस्से में जाती है और किसी तरह नमूना इकट्ठा कर लेती है। उसका अध्ययन करते हुए उसे समझ आता है कि यह स्वयं प्रतिकृति बनाने वाली तकनीक है। आदि उसे पुकारता है और तभी नमूना फैल जाता है, कंटेनमेंट ग्लास तोड़ देता है और उस पर हमला कर देता है। भयभीत रिया देखती है कि स्क्विड जैसी एक चीज आदि की नाक के रास्ते उसके शरीर में घुस जाती है। उसका चेहरा राक्षसी रूप ले लेता है और वह उस पर हमला कर देता है। बाकी क्रू दौड़कर आता है। क्लार्क रिया को खींचकर दूर करने की कोशिश करती है, जबकि केविन आदि को देखता है, लेकिन आदि केविन पर हमला कर देता है। केविन उसे मार देता है, लेकिन वह जीव तुरंत नए मेजबान में कूद जाता है। केविन रिया पर हमला करता है। क्लार्क अब भी स्पेस सूट में रिया को बचाने के लिए केविन को धक्का देती है, लेकिन केविन क्लार्क पर बेरहमी से हमला करता है। तभी ब्रायन अंदर आता है और जो देखता है उस पर विश्वास नहीं कर पाता। केविन ब्रायन को देखता है और क्लार्क को छोड़कर उसके पीछे चला जाता है। रिया क्लार्क की मदद करती है, उसके सिर पर पूरा हेलमेट पहनाती है और उसे दरवाजे से बाहर धकेलते हुए लैंडिंग मॉड्यूल तक पहुंचने का आदेश देती है। केविन रिया को पुकारता है। रिया माफी मांगती है कि वह जो करने जा रही है उसके लिए। वह उसे उत्परिवर्तित होते देखती है और चाकू से उसके सीने में वार कर देती है। वह जीव उसके शरीर से निकलकर उसकी कनपटी के घाव में घुस जाता है। अचानक उसे लगता है जैसे वह उसे अपने ही दिमाग के भीतर देख रही हो। रिया तड़पती है, यह समझने की कोशिश करती हुई कि क्या हो रहा है। अंततः वह स्थिर हो जाती है। तभी एआई घोषणा करता है कि परजीवी गतिविधि का पता चला है। रिया अपने भीतर लाल धड़कती हुई किसी चीज को काम करते हुए देखती है और समझ जाती है कि यह एक विदेशी बुद्धि है।
वह प्राणी बताता है कि यह उनका ग्रह है और वे इसे छीने जाने नहीं देंगे। मनुष्य एक अक्षम प्रजाति है जो आत्मविनाश के लिए अभिशप्त है। वे चाहते हैं कि वह लीजन में शामिल हो जाए, वह कुछ महान बन जाएगी और यह उसके लिए सम्मान की बात होगी। लेकिन रिया सामूहिक चेतना में शामिल होने से इनकार कर देती है। वह पैच उतार फेंकती है और क्रू की आत्माएं तुरंत गायब हो जाती हैं। रिया मेडिकल बे की ओर दौड़ती है, स्कैन शुरू करती है और अपने मस्तिष्क से परजीवी को हटाने की अनुमति देती है। प्रक्रिया के दौरान उसकी मौत हो जाती है। कुछ क्षण बाद उसकी आंखों के सामने एक चमकता हुआ गोला प्रकट होता है जो एक गलियारे में बदल जाता है, लेकिन फिर वह लौट आती है। मेडबॉट ऑपरेशन पूरा करता है और परजीवी निकालकर उसे नष्ट कर देता है। रिया जाने ही वाली होती है कि ब्रायन पुनर्जीवित हो उठता है। उसके सिर से टेंटिकल्स निकल आते हैं और राक्षस उस पर झपट पड़ता है। रिया चाकू उठाकर उस पूर्व अंतरिक्ष यात्री को घायल करती है, लेकिन राक्षस रुकता नहीं। वह ब्लोटॉर्च उठाकर उसके सिर पर आग की धार डाल देती है। राक्षस जलकर नष्ट हो जाता है। स्टेशन में आग लग जाती है। रिया स्पेस सूट पहनती है और जलते हुए जहाज से भाग निकलती है। अंततः वह लैंडिंग मॉड्यूल तक पहुंचती है, उसे चालू करती है और ग्रह को पीछे छोड़ते हुए मदरशिप की ओर उड़ जाती है, अपने गिरे हुए दोस्तों को याद करते हुए। यह फिल्म ब्रह्मांडीय हॉरर और मनोवैज्ञानिक थ्रिलर के बीच की धार पर संतुलित रहती है और दर्शक को लगातार यह सवाल करने पर मजबूर करती है कि क्या वास्तविक है। प्रतिभाशाली निर्देशक, मजबूत कलाकारों और स्याह वातावरण का संयोजन इसे वास्तव में बेहद प्रभावशाली बना देता है।